नमस्कार। डिज्नीलैंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा और उसके मिक्की माउस कैरेक्टर से भी आप मिलना चाहते होंगे। लेकिन ये डिज्नीलैंड कहाँ है? डिज्नीलैंड हांगकांग में है। हांगकांग साउथ चाइना सी में चाइना के दक्षिण के तरफ एक छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा द्वीप है। हांगकांग जो कभी अपने आर्थिक उन्नति के कारण, अपने हाई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के कारण, टूरिज़्म के कारण और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कारण लैंड ऑफ ड्रीम्स के तौर पे जाना जाता था, वो आज लैंड ऑफ प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाने लगा है। और इसका कारण है कि आए दिन वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग हांगकांग में हो रहे इन प्रोटेस्ट्स के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेंगे। मैं विनीत लाल श्रृंखला यूट्यूब चैनल के इस सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर अभी हांगकांग के लेटेस्ट प्रोटेस्ट को देखें तो हाल ही में पिछले हफ्ते 27 और 29 मई को हांगकांग के विभिन्न मॉल्स में लोग इकट्ठा होकर चाइना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यह प्रदर्शन बेसिकली चाइना के द्वारा पास किया गया एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ के खिलाफ था। इस लॉ को पास होने से अब हांगकांग में चाइना के नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट करना एक क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। मतलब कि हांगकांग का अगर कोई व्यक्ति चीन के राष्ट्रीय गान का अपमान करता है तो यह एक आपराधिक कृत्य होगा और इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। और इसी के खिलाफ हांगकांग के लोगों में काफ़ी रोष था। बेसिकली हांगकांग के जो लोग हैं वह इसको चाइना का इंटरवेंशन मानते हैं, चाइना का हस्तक्षेप मानते हैं। तो हांगकांग की ये जो विशेष स्थिति है या जो स्पेशल स्टेटस है वह क्या है और हांगकांग के लोग इस स्पेशल स्टेटस को क्यों रिमेन करना चाहते हैं, चाइना के इंटरवेंशन कम से कम चाहते हैं, उस स्पेशल स्टेटस के बारे में जानने के लिए हांगकांग के अतीत को समझना होगा, उसके इतिहास को हमें देखना होगा। तो अगर शुरुआत करें तो लगभग 214 ईस्वी पूर्व में किंग डायनेस्टी ने सबसे पहली बार हांगकांग क्षेत्र को चाइना में मिलाया था और उसके बाद से लगभग पूरे समयकाल में हांगकांग जो क्षेत्र था वह चाइना का पार्ट बना रहा। 16वीं शताब्दी में यूरोपियनों का आगमन चाइना में शुरू हुआ और ख़ास करके पुर्तगाली वहाँ पे काफ़ी मात्रा में आए और अपने व्यापारिक ठिकानों का भी उसने वहाँ पे स्थापित किया। बाद में 19वीं शताब्दी में जबकि ब्रिटेन का पूरे एशियाई महाद्वीप में बोलबाला था और बहुत सारे देशों में ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो चाइना को भी उसने एक अपने मार्केट के रूप में देखा। शुरुआत में वह वहाँ से सिल्क का व्यापार करता था, लेकिन बाद में जो भारत में ओपियम बहुत बड़े मात्रा में उत्पादन किया जा रहा था ब्रिटेन के द्वारा, तो वह एक चाइना में ओपियम मार्केट के रूप में उसको उपयोग करने के बारे में सोचा और बड़ी मात्रा में ओपियम का एक्सपोर्ट भारत से चाइना की तरफ होने लगा। लेकिन बाद में डायनेस्टी था उसने उस पर बैन लगा दिया क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी एडिक्टेड हो गए थे अफीम को लेकर, ओपियम को लेकर। और इसी के कारण से चाइना जो ब्रिटेन का आर्थिक हित का जो नुकसान हो रहा था उसके कारण से 1839 से लेकर 1842 ईस्वी के बीच में फर्स्ट ओपियम वार हुआ, प्रथम अफीम युद्ध हुआ ब्रिटेन और चाइना के किंग डायनेस्टी के बीच में। लेकिन उस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई और किंग डायनेस्टी की हार हुई और इस कारण से बाद में प्रथम जो अफीम युद्ध हुआ 1842 में जो ख़त्म हुआ, उसके बाद दोनों के बीच में ट्रीटी ऑफ नानकिंग हुआ, नानकिंग की संधि हुई और उसके तहत हांगकांग जो क्षेत्र है वह ब्रिटेन के आधिपत्य में आ गया। बाद में कुछ सालों के बाद 1856 से 1860 के बीच में किंग डायनेस्टी और ब्रिटेन के बीच में फिर से एक युद्ध हुआ जिसे सेकेंड ओपियम वार के नाम से जाना जाता है, द्वितीय अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और उस युद्ध में भी ब्रिटेन की जीत हुई और किंग डायनेस्टी हार गया और जो द्वितीय जो अफीम युद्ध था, सेकेंड ओपियम वार था, उसके बाद फिर से एक कन्वेंशन ऑफ बीजिंग हुआ और कन्वेंशन ऑफ बीजिंग के तहत हांगकांग के साथ साथ कौलून एक जो जगह था उन दोनों
को भी ब्रिटेन को देना पड़ा और किंग डायनेस्टी की द्वितीय जो अफीम युद्ध था उसमें भी हार हुई। और उसके बाद धीरे धीरे किंग डायनेस्टी का जो एक शक्ति था वह कम होते चला गया। और उसके बाद 1898 ईस्वी में ब्रिटेन ने हांगकांग रीजन को पूरी तरीके से अगले 99 साल तक के लिए लीज पे ले लिया। तो 1898 से लेकर 1997 तक 99 साल तक ब्रिटेन अपने आर्थिक हित को साधने के लिए हांगकांग को लीज पे ले लिया। तो 1898 से 1997 तक हांगकांग जो क्षेत्र है वह पूरी तरीके से ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में रहा, पूरी तरीके से कब्जे में रहा। लेकिन 1945 के आसपास जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जापान का पूरी तरीके से एशियाई जगहों पे काफ़ी हद तक एक प्रभुत्व बना हुआ था, तो हांगकांग भी कुछ समय तक जापान अपने कब्जा में किए हुए था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही समाप्ति हुई और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो उसके बाद हांगकांग का जो क्षेत्र है वह फिर से ब्रिटेन के पास चला गया था। और इन सब समय पे हांगकांग की जो आर्थिक प्रगति है वह काफ़ी तेज़ी से हो रही थी। और 1960 तक आते आते हांगकांग जो एक क्षेत्र था वह 4 एशियन टाइगर के रूप में जाना जाने लगा। और 4 एशियन टाइगर बेसिकली 4 एशियाई देशों को कहा जाता है जो कि सबसे पहले आर्थिक उन्नति के अपने चरम पर पहुंचा था। और उसमें हांगकांग के अलावे सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान का नाम आता है, जो चारों ही देश क्षेत्र हैं उसे 4 एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बहुत पहले ही औद्योगिकीकरण कर लिया था। लेकिन 1949 में चाइना में साम्यवादी क्रांति आने के बाद जब वहाँ पे साम्यवादी शासन व्यवस्था शुरू हो गया चाइना में, तो उसके बाद से लगातार हांगकांग की अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए, हांगकांग की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को ध्यान में रखते हुए चाइना का ध्यान उस ओर था। और चाइना लगातार ये कोशिश कर रहा था कि वह उसे अपने कब्जे में ले ले। और 1970 के बाद से यह प्रयास किया जाने लगा था। और तत्पश्चात 1984 तक आते आते चाइना और यूनाइटेड किंगडम के बीच में यानी ब्रिटेन के बीच में एक साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन साइन होता है 1984 में, जिसके तहत ब्रिटेन यह घोषणा करता है कि 1997 में जब 99 साल का लीज पूरा हो जाएगा तो हांगकांग को वह हैंडओवर चाइना को कर देगा। और साथ ही साथ चाइना यह विश्वास दिलाता है कि जो हांगकांग की जो एक विशेष स्थिति है, हांगकांग के जो अभी तक एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो किया है, वहाँ पे एक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें वह इंटरवीन नहीं करेगा। और चाइना में जो साम्यवादी शासन व्यवस्था चल रहा है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और इस तरह से 1 जुलाई 1997 को औपचारिक रूप से हांगकांग क्षेत्र जो है ब्रिटेन ने चाइना को हैंडओवर कर दिया। और उसके बाद चाइना के संप्रभुता में हांगकांग क्षेत्र आ गया। लेकिन 1 कंट्री 2 सिस्टम्स का जो एक नीति था उसके तहत हांगकांग को चाइना ने एक प्रशासकीय निकाय के रूप में उसको घोषित किया, जिसे हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के नाम से जाना गया। जिसकी स्थिति ये थी कि चाइना का जो व्यवस्था था वह पूरी तरीके से अलग होगा और हांगकांग का जो व्यवस्था पहले से चलते आ रहा है वह व्यवस्था वहाँ पे जारी रहेगा। और वह 1997 से लेकर 2047 तक के लिए होगा और उसके बाद में तय किया जाएगा। लेकिन उसके बाद पहली जो एक बड़े मूवमेंट्स और बड़े प्रोटेस्ट हुए वह 2003 में हुआ। वह प्रोटेस्ट था बेसिकली कि वहाँ का जो बेसिक लॉ है उसमें आर्टिकल 23 को इम्पोज किया जा रहा था। और आर्टिकल 23 के तहत यह था कि आर्टिकल 23 में हांगकांग के जो बहुत सारे सिविल राइट्स और लिबर्टीज़ थे उसको कर्टेल करने की बात थी, उसमें प्रोहिबिशन की बात थी। तो उसके खिलाफ बहुत बड़े एक मूवमेंट्स का रूप धारण किया। तो 2003 के इस मूवमेंट के दबाव में हांगकांग सरकार को आर्टिकल 23 से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे उसको वापस लेना पड़ा। और इस कारण से कहा जा सकता है कि यह जो मूवमेंट था वह सक्सेसफुल रहा। 2014 में एक और बड़ा मूवमेंट हांगकांग में हुआ
और इस मूवमेंट को अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध रूप से जानते हैं और इसे ऑक्यूपाई मूवमेंट भी कहा जाता है। यह अब तक का सबसे बड़ा मूवमेंट था जिसमें लगभग 1.5 मिलियन, लगभग 15 लाख लोग सड़कों पे उतर आए थे। और यह जो मूवमेंट था वह बेसिकली हांगकांग में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर डिमांड किए जा रहे थे। वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स थे वह लगातार यह डिमांड कर रहे थे कि वहाँ की जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें सुधार किए जाएं। और वह सुधार का डिमांड इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वहाँ का जो यूनिकैमेरल व्यवस्था है, मतलब एक सदनीय जो व्यवस्था है, विधानसभा जो है, उसका जो 50% कैंडिडेट्स का जो चुनाव था वह केवल प्रत्यक्ष चुनाव से हो रहे थे जिसमें आम नागरिक भाग ले सकते थे, और बाकी जो आधा संख्या था, मतलब कि जो 70 सदस्यीय जो एक सदनीय व्यवस्था थी उसमें 35 लोग प्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचित होते थे, लेकिन बाकी जो 35 सदस्य थे वह मनोनीत होते थे। और मनोनीत सदस्यों में से जो अधिकतर सदस्य होते थे वह चाइना के पक्षकार होते थे और प्रो बीजिंग लॉबी के होते थे। कारण से लगातार वहाँ पे ये डिमांड की जा रही थी कि वहाँ पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जाएं। और उसके साथ ही जो वहाँ के हेड होते हैं, जो पॉलिटिकल हेड होता है, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और चीफ एग्जीक्यूटिव का चुनाव भी यूनिवर्सल सफरेज से नहीं होता, वयस्क मताधिकार से वहाँ पे की जाने की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उसके लिए एक स्मॉल इलेक्शन कमेटी का निर्माण किया गया था। और उस स्मॉल इलेक्शन कमेटी में केवल 1200 मेंबर थे और उस 1200 मेंबर में सबके सब मनोनीत सदस्य होते थे, जो कि प्रो बीजिंग लॉबी उसको मनोनीत करती थी और जो कि मैक्सिमम आर्थिक जगत से संबंध रखते थे। और वहाँ पे कोई भी किसी तरीके से प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था नहीं थी। तो इन सब कारणों को लेकर ही 2014 में एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुआ जो एक बहुत बड़े स्तर पे सामने आया। और 15 लाख लगभग लोग जो थे वह काफ़ी दिनों तक सड़कों पे थे। और वह जो मूवमेंट था 79 डेज तक मूवमेंट चला था, जो कि ऑक्यूपाई मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्यूपाई मूवमेंट बेसिकली उसको इसलिए कहते हैं कि उस मूवमेंट में बहुत सारे सरकारी संस्थानों को, बहुत सारे जो गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट थे उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया था, बहुत दिनों तक हॉस्टेज बना लिया गया था। और बाद में जब पुलिस ब्रुटलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पुलिस का बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने लगा था, पुलिस बहुत ज़्यादा हैरेस कर रही थी लोगों को, और जो प्रोटेस्टर थे उनको भगाने के लिए, उनको डिस्पर्स करने के लिए टीयर गैस और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा था। तो वहाँ के प्रोटेस्टर्स ने एक अनोखे अंदाज में छाता का उपयोग करना शुरू कर दिया, अम्ब्रेला का उपयोग करना शुरू कर दिया उस पेपर स्प्रे से और टीयर गैस से बचने के लिए। और इसीलिए बाद में उस मूवमेंट को अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से जाना गया। तो यह जो मूवमेंट था यह विश्व के लोगों में और विश्व के मीडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, काफ़ी ध्यान आकृष्ट किया। बहुत सारे जो मानवाधिकार संगठन थे इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, चाइना को लेकर और हांगकांग की सरकार को लेकर काफ़ी उन्होंने ये डिमांड रखा कि जो इन प्रोटेस्टर्स की डिमांड है उसको माना जाए और उनके पक्ष में सॉलिडरिटी पेश किया। लेकिन 2014 का ये जो मूवमेंट है वह सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी तरीके का कंसेशन इसमें नहीं दिया और कोई भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हुई। बाद में 2017 में जो चीफ एग्जीक्यूटिव का वहाँ पे इलेक्शंस हुआ उसमें भी पुराने तरीके से ही वो इलेक्शंस हुआ। और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वह 1200 जो इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वही चीफ एग्जीक्यूटिव का उन्होंने निर्वाचन किया। और जो उस समय चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए गए वह प्रो बीजिंग लॉबी के ही थी, मतलब चाइना के ही सपोर्टर ही थे, और उनका नाम था कैरी लैम। और कैरी लैम जो थी वह बहुत माना जाता था कि वह चाइना के बहुत बड़ी समर्थक हैं और प्रो डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट्स वहाँ पे लगातार चल रहे थे उसकी वह विरोधी थी। तो उसके बाद फिर 2019 में एक और मूवमेंट हुआ जो कि बेसिकली एक लॉ को वहाँ पे पास करने की कोशिश की जा रही थी, एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही थी। उसके खिलाफ एक बहुत बड़े स्तर पे प्रदर्शन हुआ था, और वह जो लॉ था उसका नाम था फ्यूजिटिव अमेंडमेंट एक्ट। फ्यूजिटिव अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली 2019 में हांगकांग में लाने की कोशिश की जा रही थी। फ्यूजिटिव अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली ये है कि एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करने की कोशिश की जा रही थी, एक वैसे क्षेत्रों से जहां पे अभी तक वह प्रत्यर्पण संधि हांगकांग का नहीं हो। मतलब कि अगर हांगकांग का कोई जो नागरिक हांगकांग का कोई लोग हो अगर किसी दूसरे जगह पे अपराध करता हो तो वहाँ से उसको अपने यहाँ पे लाकर वह उस पर मुकदमा चला सकता। और 2019 का जो मूवमेंट था अब तक का सबसे बड़ा मूवमेंट था। सारे पहले के रिकॉर्ड्स तो उसमें टूट गए थे और लगभग
20 लाख लोग 2 मिलियन पीपल्स जो हैं वह रोड पर उतर आए थे और उसमें अधिकतर जो लोग थे वह बेसिकली युवा थे, यूथ थे, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले लोग थे और वह लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि यह जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी या फ्यूजिटिव अमेंडमेंट जो बिल लाया जा रहा है उसको विड्रॉ कर देना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार शुरुआत में बिल को विड्रॉ करने से काफ़ी इनकार करते रही, वो साफ तौर पे मना किया और चाइना के दबाव में उसको लागू करने का काफ़ी कोशिश किया। लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा जब प्रोटेस्ट बढ़ा तो शुरुआत में सरकार ने ये इस बिल को सस्पेंड कर दिया, कुछ दिनों के लिए रोक दिया। लेकिन जब 16 जून को एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया तो उसके बाद सरकार पे काफ़ी दबाव बना और अक्टूबर तक आते आते सरकार ने ये घोषणा किया कि जो एक्स्ट्राडिशन संबंधी जो बिल है उसको सरकार ने विड्रॉ कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी यह जो मूवमेंट था, यह जो प्रोटेस्ट था वह रुका नहीं। उस समय तक जो प्रोटेस्टर थे वह 5 डिमांड अपना लेकर के सामने आए और वह मानते थे कि यह जब तक 5 डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक कि वह इस प्रोटेस्ट को समाप्त नहीं करेंगे। और वह 5 डिमांड क्या था? 5 डिमांड में था कि पहला डिमांड उनका था कि अनकंडीशनली इस लॉ को विड्रॉ किया जाए, जो कि हो चुका था। दूसरा उनका डिमांड था कि जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ है उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, पूरे का पूरे प्रोटेस्ट में जितनी पुलिस बर्बरता हुई है उसका इन्वेस्टिगेशन का मांग था। तीसरा ये था कि जो प्रोटेस्ट को राइट कहा जा रहा था, राइट कैरेक्टराइज किया जा रहा था, वह राइट सबको हटा दिया जाए, क्योंकि राइट उसको घोषित करने से अगर कोई इसमें पकड़ा जाता, किसी पे आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाते तो कम से कम उस पर 10 साल की सज़ा हो सकती थी। तो राइट शब्द को हटाने का डिमांड था। चौथा ये डिमांड था कि जितने भी अरेस्टेड पीपल हैं, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसको फ्री किया जाए, उसको रिहा किया जाए। और पांचवा डिमांड ये था कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम है उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, उसको रिजाइन करना चाहिए, उसको त्यागपत्र देना चाहिए। तो इस 5 डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट लगातार चल रहे थे और उनका एक स्लोगन भी उस समय बहुत फेमस हुआ था कि 5 डिमांड्स नॉट लेस 1। तो इस तरीके से ये लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे। लेकिन अक्टूबर नवंबर तक आते आते जब चाइना में कोरोना के मामले काफ़ी आने शुरू हुए और कोरोना महामारी और भी देशों में फैलने लगा तो यह प्रोटेस्ट भी धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन जब कोरोना महामारी भी जब चल रहा था तो जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ये डिमांड थी कि चाइना और जो हांगकांग के जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया जाए और मेनलैंड चाइना से किसी भी लोगों को एंट्री नहीं दिया जाए। की जो सरकार थी, हांगकांग की सरकार थी, उसके लिए मना किया, क्योंकि उनका कहना था कि हमारा चाइना के साथ बहुत नियरेस्ट और क्लोजेस्ट संबंध है, इसलिए हम किसी तरीके से बॉर्डर को सील नहीं कर सकते। हालांकि बाद में प्रोटेस्टर्स के डिमांड को मानते हुए एक बॉर्डर के आसपास क्वारंटीन सेंटर का निर्माण किया गया और उसमें ये कहा गया कि मेनलैंड चाइना से जो भी ट्रेवलर आएंगे उनको कंपलसरी क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से यह जो मूवमेंट है यह कोरोना काल में कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया, कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। तो 2019 का ये हांगकांग का मूवमेंट को सक्सेसफुल कहा जा सकता है, क्योंकि इस मूवमेंट के कारण से जो फ्यूजिटिव अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश की जा रही थी उसको विड्रॉ कर दिया गया। हालांकि बाकी जो डिमांड्स प्रोटेस्टर्स के द्वारा रखा गया है उस पर कोई ज़्यादा सहमति नहीं बन पाई सरकार और प्रोटेस्टर्स के बीच में। उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि प्रोटेस्टर्स का कोई लीडर नहीं था। आई मीन कि यह जो एक प्रोटेस्ट था एक लीडरलेस एक मूवमेंट था, एक प्रोटेस्ट था, नेतृत्वकर्ता कोई नहीं था। जो एक प्रो डेमोक्रेटिक एक कैंप था वह आह्वान करता था और ख़ास करके सोशल मीडिया का इसमें काफ़ी उपयोग किया गया और सोशल मीडिया के थ्रू ही इस पूरे के पूरे मूवमेंट्स को चलाया गया, जो काफ़ी टाइम पे स्पॉन्टेनियस था। काफ़ी टाइम पे एक फ्लैश प्रोटेस्ट किया जाता था जगह जगह पे, और इस कारण से जो डिमांड्स थे वह एक तरीके से सरकार के पास नहीं पहुंच रहे थे और इस कारण से यह जो विड्रॉल के अलावा बहुत सारे जो डिमांड है वह पूरी नहीं किया सकी और चाइना का दबाव भी काफ़ी काम कर रहा था। लेकिन इस पूरे के पूरे मूवमेंट में एक जो युवा नेता काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ वह 22 वर्षीय जोशुआ वुंग करके है। जोशुआ वुंग जो 2014 के मूवमेंट्स में भी काफ़ी फेमस हुआ था और उसके बाद 2019 के मूवमेंट्स में भी माना जाता है कि वह एक कॉलेज का जो एक छात्र है उन्होंने काफ़ी अहम रोल प्ले किया था 2019 के मूवमेंट में। तो हांगकांग के अगर इन प्रोटेस्ट्स को हम लोग देखें 2003, 2014, 2019 और 2020 के प्रोटेस्ट्स जो लगातार चल रहे हैं, तो यह बात सामने आती है कि प्रोटेस्टर्स जो हैं उनके अंदर यह
कहीं ना कहीं डर है कि चाइना का इंटरवेंशन लगातार बढ़ रहा है और चाइना अब लग नहीं रहा है कि वह 2047 तक भी वेट करेगा और 2047 के पहले ही वह चाहता है कि हांगकांग को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले ले, ताकि वह अपना आर्थिक हित पूरी तरीके से साध सके, क्योंकि हांगकांग का जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वह चाइना के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में जो होता है वो साउथ चाइना सी के बहुत नज़दीक होने के कारण और चारों तरफ पानी से घिरे होने के कारण चाइना के लिए यह काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन इन सबों के बीच हांगकांग को काफ़ी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि कई महीनों से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खास करके वहाँ पे इकोनॉमिक रिसेशंस के जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और हांगकांग जो कि एक टूरिज़्म हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है, वहाँ पे एक बहुत सारे देशों के ट्रेवल एडवाइजरी जारी होने के कारण बहुत कम मात्रा में अब टूरिस्ट जा रहे हैं और लगभग 40% की कमी आई है वहाँ पे टूरिस्ट के भ्रमण को लेकर। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक दर है वह काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे बढ़ रहा से हांगकांग की जो स्थिति है वह पिछले कई महीनों के प्रोटेस्ट के कारण अच्छा नहीं है। इसके अलावा विश्व का ध्यान भी काफ़ी ज़्यादा इस ओर है कि जहाँ पे एक बहुत लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है और चाइना जो कि एक बहुत इमर्जिंग पावर के रूप में विश्व के सामने आ रहा है और यूएस को एक काफ़ी टक्कर दे रहा है, तो यूएस भी कहीं ना कहीं चाइना को बैलेंस करने के लिए कुछ नीतियों पे काम कर रहा है। और यूएस लगातार यह कोशिश कर रहा है कि हांगकांग का जो एक यह प्रॉब्लम है, हांगकांग का जो एक डिमांड लोगों के द्वारा यह डिमांड किया जा रहा है, उसको चाइना सही तरीके से एड्रेस करे और उसका जो स्पेशल स्टेटस है उसमें किसी तरीके से उसको डाइल्यूट ना करे। इसी को लेकर अभी 30 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एड्रेस किया था, अभी एक भाषण दिया था और उसमें स्पष्ट रूप से चाइना को वार्न किया गया था कि हांगकांग के जो स्पेशल स्टेटस है उसमें किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। और उसी के विरोध में और जो हांगकांग के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके सॉलिडरिटी में यूएस ने ये घोषणा की है कि जो हांगकांग को एक ट्रेड के मामले में यूएस एक स्पेशल स्टेटस देता है उसको वह विड्रॉ करता है, ताकि उस अमेरिका को लगता है कि इसके दबाव में चाइना शायद वहाँ के जो डिमांड्स हैं उस पर सॉफ्ट तरीके से अमल करेगा। हालांकि चाइना का जो एक इतिहास रहा है अगर उसको देखें तो इन सब मामलों के सामने वह झुकेगा ऐसा प्रतीत होते नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि चाइना का एक जो राजनीतिक व्यवस्था है वह एक तानाशाही तरीके का रहा है और बहुत सारे ऐसे वहाँ पे इतिहास में भी घटनाएं हुई हैं और वह बर्बरता से उसको कुचल दिया है। खास करके 1989 का वह घटना सभी को याद है कि जबकि तियानमियान स्क्वायर पे एक यूथ मूवमेंट जो कि प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था और वहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लेकर एक मूवमेंट चला, तो तियानमियान स्क्वायर का जो 1989 का जो एक मूवमेंट था वो सभी के जेहन में अभी भी है कि किस तरीके से चाइना ने उस मूवमेंट को बर्बर तरीके से कुचल दिया था, जिसमें लाखों जो वहाँ के छात्र थे, युवा थे, वह पार्टिसिपेट किए थे और उसके लिए सेना को उतार दिया गया था और चाइना के जो सेना थे वह टैंक से, तोप से गोले बरसा रहे थे और उसमें हजारों छात्रों की मौत हुई थी। तो चाइना इस तरीके से एक इस तरह का इतिहास वहाँ पे लगातार रहा है कि इस तरीके के मूवमेंट्स को, इस तरीके के जो प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स वहाँ पे हुए हैं या फिर उसको जो चैलेंज किया है, चुनौती दिया है, तो उसको बहुत ही बर्बर तरीके से उसका वह सामना किया है और उसको वह सप्रेस किया है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का कोई सजेशंस हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।